नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज की बड़ी खबर यह है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। स्वामी जी के खिलाफ बच्चों के यौन शोषण के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। कोर्ट के आदेश पर पॉक्सो एक्ट के तहत यह केस दर्ज किया गया है। पॉक्सो एक्ट के तहत जो मामले दर्ज होते हैं उसमें आरोपी की गिरफ्तारी तय होती है। एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन भी नहीं होता, इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के जेल जाने की पूरी संभावना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य होने का दावा करते हैं। इस तरह का पहला मौका है कि खुद को शंकराचार्य कहने वाले किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के घिनौने आरोपों में केस दर्ज हुआ है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी कौन है, उनका इस मामले से क्या लेना देना है, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इन आरोपों पर क्या कहते हैं, उनका पक्ष क्या है और इस पूरे मामले को लेकर यूपी में सियासत कैसे हो रही है, इन सब की बात करेंगे आज की बात में। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ केस दर्ज क्यों हुआ, कैसे हुआ। असल में आशुतोष ब्रह्मचारी नाम के व्यक्ति ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ 24 जनवरी को प्रयागराज के झूसी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ 2 बटुकों का सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया गया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। आशुतोष ब्रह्मचारी ने ईमेल के जरिए, डाक के जरिए फिर से शिकायत भेजी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। तो आशुतोष ब्रह्मचारी ने प्रयागराज के पॉक्सो कोर्ट में अपील की। पीड़ित बटुकों को लेकर कोर्ट पहुंच गए। इसके बाद जज ने कोर्ट रूम को खाली करवाकर दोनों नाबालिग बटुकों के बयान लिए। धारा 164 के तहत आशुतोष ब्रह्मचारी के बयान दर्ज किए गए और इसके बाद कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस फाइल करने के आदेश दिए और जल्दी से जल्दी इस मामले की शुरुआती जांच रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया। आशुतोष ब्रह्मचारी का कहना है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पिछले साल कुंभ के दौरान भी बटुकों का यौन शोषण किया था और इस साल माघ मेले के दौरान फिर इस तरह की हरकतें की गई। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद समेत 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं। देखिए, माननीय न्यायालय श्रीमान अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पॉक्सो प्रयागराज द्वारा थाना झूसी पर वादी श्री आशुतोष ब्रह्मचारी जी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) BNSS जो उन्होंने कोर्ट में दिया था, उस पर थाना झूसी पर अभियोग पंजीकृत किए जाने का आदेश पारित किया गया था। उस आदेश के अनुपालन में थाना झूसी पर पॉक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है, जो कि अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एवं उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी व 2-3 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद इस वक्त काशी में है, अपने आश्रम में है। एफआईआर दर्ज होने की जानकारी सबको है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सुबह से ही पुलिस के आने का इंतजार कर रहे थे। आश्रम में भक्तों की काफी भीड़ जमा थी। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने श्रद्धालुओं से कहा कि दुखी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है। हमारी संवाददाता रुचि कुमार ने स्वामी जी से लंबी बात की, इन आरोपों के बारे में पूछा। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि सारे आरोप निराधार हैं। जिन बटुकों के शोषण की बात कही जा रही है वो उनके गुरुकुल के छात्र हैं ही नहीं। जिन बटुकों के शोषण का दावा किया जा रहा है उनके माता पिता सामने क्यों नहीं आए। आरोप लगाने वाला शख्स खुद हिस्ट्री शीटर है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि वो कहीं भागने वाले नहीं हैं, पुलिस के हर सवाल का जवाब देने को तैयार हैं, इसलिए उन्हें अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर पुलिस आती है तो वो गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं। जो 2 नाबालिग हैं, क्या उनके माता पिता नहीं हैं? उनके माता पिता क्यों सामने नहीं आए? उनके जो सहज अभिभावक हैं वो आज तक परिदृश्य में ही नहीं है, उनसे कोई उनकी कोई बात ही नहीं। एक दीगर व्यक्ति है और वो कह रहा है कि हमारे पास 2 लड़के आए। 2 लड़के कहाँ से आए? इनके कैंप से आए। हमारा कैंप और उनका कैंप कितनी दूर है? उतनी दूर तक लड़के चले गए, उनके साथ अन्याय हुआ, बीच में किसी से नहीं बोले वो, और इन्हीं के पास पहुंच गए और किसी के पास नहीं पहुंचे।
उनको यही उपयुक्त लगे कि यही हिस्ट्री सीटर जो हैं यही सबसे अच्छे हैं, हमारी मदद यही करेंगे। और इन्होंने अगर उनको उनके लिए पुलिस में गए तो इनको कहना चाहिए था कि ये माइनर हैं, इनके साथ गलत घटना हुई है, तुरंत इनको आप मेडिकल करवाइए, तुरंत इनके जो साक्ष्य ऐसे हों उनको जब्त करने के लिए कार्रवाई करिए और इनको जुवेनाइल जो बोर्ड होता है उसमें इनको दीजिए ताकि वो कस्टडी ले लें। इन्होंने ये सब कुछ किया ही नहीं, अपने कस्टडी में रखे रहे। क्यों रखे रहे? ताकि एविडेंस की बात ना आए, केवल हम जो कहें वही आगे बढ़ जाए बात। और उसके बाद अब जो आयु बताई जा रही है बच्चों की उसका भी पता नहीं। इन्होंने मीडिया में कह दिया कि इनके गुरुकुल में शोषण होता है। हमारे गुरुकुल के जब वो छात्र ही नहीं है, कभी उन्होंने प्रवेश लिया ही नहीं है, तो हमारे गुरुकुल में कैसे शोषण की बात वो कह सकते हैं? वो आपके छात्र हमारे यहाँ हमारे मठ में कभी जो विद्यालय चलता है उसमें कभी न रहे हैं और न आए हैं, न गए हैं, न यहाँ उनको कोई जानता है। तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो केवल कह करके इतना बड़ा मामला बना दिया गया है। ये गजब की बात है कि एक हिस्ट्री शीटर जो कहता है वो मान लिया जाता है कोर्ट में, और एक शंकराचार्य जो कहता है उस पर विश्वास नहीं किया जाता है। इसके बाद स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सियासी बात की। उन्होंने कहा कि केस फाइल करवाने वाला आशुतोष महाराज तो सिर्फ मोहरा है, उनके खिलाफ साजिश तो सरकार कर रही है। ये केस भी योगी सरकार के इशारे पर किया गया है। ये राजनीति वजह है, आदित्यनाथ योगी इसकी वजह है, और कौन वजह है? वही तो सदन में खड़े होकर के सबको हिंट दे रहे हैं कि ये करना है तुमको। जब उनका प्रशासन उनके निर्देश पर नोटिस जारी करता है कि आप 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य कैसे अपने आप को लिखे हुए हैं, हम 12 घंटे में उसका जवाब दे देते हैं। जवाब दे देने के बाद जिस तेवर से वो आए थे नोटिस लेकर के, अगर हमारे जवाब में कोई कमी होती तो तुरंत पलट करके कहते कि आपने सही नहीं बताया है, लेकिन उस पर तो कोई कार्यवाही नहीं हुई। जब उनके प्रशासन के द्वारा हमारे द्वारा दिए गए जवाब के बाद कोई प्रश्न नहीं उठाया जा सका, तो फिर मुख्यमंत्री कैसे सदन में खड़ा होकर सवाल उसके बाद उठाता है हमारे शंकराचार्य होने पर? इसका मतलब है कि वो अपने प्रदेश की पूरी पुलिस को और दूसरी एजेंसियों को हिंट कर रहा है कि ये करना है इनके मामले में। तो उसके हिंट को पा करके लोग कर रहे हैं अपना, जज माने जो कर रहा है। अब मैं आपको इस मामले में दूसरे पक्ष की बात भी सुनवा देता हूं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा, अगर सरकार सपोर्ट करती तो पुलिस केस दर्ज कर लेती। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की, इसीलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि कोर्ट ने सबूत देखे, बटकों की बात सुनी, आरोपों में दम दिखा, तभी कोर्ट ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अविमुक्तेश्वर नाम के व्यक्ति ने इनके साथ कुकर्म कई वर्षों से कर रहे थे, और उनके जो शिष्य हैं मुकुंदानंद, उनके भी द्वारा लगातार इनको प्रेरित किया जा रहा था कि गुरु कृपा होती है, भगवान से मिलने का एक मार्ग होता है। पहले स्वयं कराते थे और उसके बाद वह इन भटुक को आगे करते थे। तो इस प्रकार से घटना हुई है और हमने माननीय न्यायालय के, पुलिस ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी थी, हम तो धर भटक रहे थे। और अब हम माननीय न्यायालय से गए तो माननीय न्यायालय ने सभी तथ्य देखने के बाद, सीडी, पेन ड्राइव, सब चीज़ देखने के बाद एफआईआर का आदेश किया है। तो ये तो माननीय न्यायालय ने ही आदेश दिया है। बहुत सारी महिलाएं भी, बहनें भी इनकी हमारे पास संपर्क में आई हैं, जो इनकी महिला मित्र हैं, जिन्होंने बताया कि वह भी पीड़ित हैं। हमारी टीम ने आशुतोष ब्रह्मचारी का बैकग्राउंड भी चेक किया। ये कोई बहुत साफ सुथरा नहीं है। आशुतोष ब्रह्मचारी उत्तर प्रदेश में शामली के रहने वाले हैं। दावा किया जा रहा है कि आशुतोष ब्रह्मचारी पुराने हिस्ट्री शीटर हैं। उनके खिलाफ संगीन आरोपों में 20 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस दर्ज हैं, जिनमें गैंगरेप, गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और गोवध अधिनियम के मामले भी हैं। आशुतोष ब्रह्मचारी ने माना कि उनके खिलाफ केसेस तो हैं, लेकिन उन्हें किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया। उन्होंने कहा वो हिंदुओं के लिए लड़ते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों के दौरान उनके खिलाफ केसेस फाइल किए गए थे। और आरोप जो हिस्ट्री शीटर और फलाना ढिमका अपराधी बता रहे हैं, एक सबूत दो तो। वर्तमान में किसी थाने से हमें रिकॉर्ड हमें दो कि हम हिस्ट्री शीटर हैं। आप किसी कोर्ट से हमें बताओ हम सजा हुई हो। हम तो आपके सामने घूम रहे हैं, हम तो आपके सामने न्यायालय में पैरवी खुद करते हैं
क्यों नहीं हमें जज साहब जेल भेज देते? हम साफ हैं, हम निर्दोष हैं, मुकदमे लगे थे, हम मना नहीं करते हैं, पर जितने आप बता रहे हो फर्जी सूची बना रहे हो, आपके खिलाफ FIR दर्ज हो गई है थाना कांडला में, है ना। और जो मुकदमे की बात हो रही है, बिल्कुल सही बात है, सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा गवर्नमेंट थी, हम लोग ब्राह्मण संगठन के नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो तमाम हम अपने समाज की बातें उठाते थे, तो हमारे ऊपर दबाने के लिए मुकदमे दर्ज होते थे, और एक भी मुकदमा हमारे ऊपर इस प्रकार का जो बताया जाए नहीं चल रहे हैं। पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी पक्की होती है, लेकिन आज पुलिस वाराणसी नहीं पहुंची, इसलिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की टेंशन थोड़ी बहुत कम हुई है। उनके वकीलों ने कहा कि पुलिस जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि पुलिस को मालूम है कि इस केस में कोई दम नहीं है। पुलिस विवेचना कर रही है, वो अंधी बहरी की तरह विवेचना नहीं करेगी, हमारा यकीन यही है। जब तक हमको यकीन है कि पुलिस ईमानदारी से विवेचना करेगी, न उसको घटना स्थल मिलेगा, न घटना का दिन मिलेगा, न घटना का समय मिलेगा, न उनसे हमारा कोई कनेक्शन मिलेगा, तो निश्चित रूप से पुलिस को हमारी गिरफ्तारी कोई वजह दिखती नहीं। और अगर पुलिस पर आमदा है तो अलग बात है। आप सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे कई निर्णय दिए हैं कि बिना पूरी तरह से साक्ष्य एकत्र किए और अगर गिरफ्तारी ही विकल्प बचा है तब गिरफ्तारी की जाए। ये सामान्य नियम पुलिस सुप्रीम कोर्ट ने अवधारित किया है, उच्चतम न्यायालय ने भी और उच्च न्यायालय ने भी दोहराया है बार बार इसको। इसका अनुपालन उनको करना ही होगा। वो नहीं करेंगे तो मान लीजिए वो गिरफ्तारी कर लेते हैं तो सुबह तो मजिस्ट्रेट के यहाँ ले ही जाएंगे, जज के यहाँ ले जाएंगे, तो सुबह वो क्या पेपर दिखाएंगे अगर कोई सबूत नहीं होगा? तो उस स्थिति में मुझे वहां से रिमांड रिफ्यूज होगा, वापस चलाना होगा। इस मामले में सियासत भी जमकर हो रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता खुलकर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के सपोर्ट में आ गए हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR को शंकराचार्य का अपमान, सनातन के साथ खिलवाड़ बताया गया है। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता लगातार स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में पहुंच रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि अगर पुलिस कोई एक्शन लेती है तो वो सड़कों पर उतरेंगे। आज अखिलेश यादव ने भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के बहाने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि योगी भगवा वस्त्र पहनकर विदेश दौरे पर गए हैं और उनके राज्य में एक शंकराचार्य को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। कुछ लोग भारत छोड़ करके सिंगापुर और जापान की यात्रा पर निकल गए। हमारे धर्म की सबसे पूजनीय शंकराचार्य, उन पर झूठा मुकदमा लगाना। जब मेले में, आयोजन में उन्होंने जो रास्ता तय किया था उसी पर आपत्ति थी प्रशासन को, और जिन लोगों ने उन्हें स्नान नहीं करने दिया, कार्रवाई उन पर होनी चाहिए थी। सुनने में आ रहा है उनके पक्ष में 2 डिप्टी CM आ गए। अगर 2 डिप्टी CM उनके पक्ष में हैं तो सरकार कैसे चल सकती है? तो लगता तो ये कि कहीं दोनों मिली जुली तो नहीं है, कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी रहे, लोगों को उलझा के रखें और शंकराचार्य जी को भी फंसा के रखें। दुख की बात है कि हमारे सनातनी धर्म के पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ व्यवहार तब हो रहा है जब भगवाधारी हमारे मुख्यमंत्री है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर लगे आरोप गंभीर हैं, पर इनमें सच्चाई कितनी है ये तो कोर्ट तय करेगी। अभी तक तो ये भी नहीं पता कि अविमुक्तेश्वरानंद का शंकराचार्य होने का दावा कितना सही है, क्योंकि ये केस भी कोर्ट के सामने पेंडिंग है। लेकिन इतना सही है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का व्यवहार किसी संत की गरिमा के अनुकूल नहीं है। वो खुलेआम राजनीति का खेल खेल रहे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कुछ कर रहे हैं, जो कर रहे हैं उसका फायदा योगी आदित्यनाथ के विरोधी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ 4 दिन के विदेश दौरे पर फिलहाल सिंगापुर में हैं। आज सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट फर्म्स ने यूपी में निवेश के करीब 20,000 करोड़ रुपए के MOUs पर साइन किए। सिंगापुर में योगी ने कई कंपनी के CEO के साथ मुलाकात की। सिंगापुर की इन्वेस्टमेंट कंपनी टेमासेक के चेयरमैन ची हियान ने यूपी में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज पर चर्चा की। टेमासेक $450 बिलियन वाली ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी है। योगी ने टेमासेक को यूपी में डेटा सेंटर्स, लॉजिस्टिकल हब, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट के लिए इनवाइट किया। इससे पहले योगी ने सिंगापुर सरकार के इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन GIC के CEO लिम चो कियाट के साथ लंबी मीटिंग की। सिंगापुर की GIC मेरठ से प्रयागराज तक बनाए जा रहे गंगा एक्सप्रेसवे में इन्वेस्टमेंट पार्टनर है। टेमासेक और GIC के अलावा योगी ने यूनिवर्सल सक्सेस ग्रुप, गोल्डन स्टेट कैपिटल,
PIDG और AVPN जैसी कंपनियों के साथ यूपी में इन्वेस्टमेंट को लेकर बात की। बिजनेस मीटिंग्स के बाद योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में इंडियन ओरिजिन के लोगों से मिले। योगी ने अपने पारंपरिक मूल्यों से जुड़े रहने के लिए सिंगापुर के भारतीय समुदाय की बहुत तारीफ की। योगी ने कहा कि दुनिया के कोने कोने में बसे भारतीय नए भारत की, बदले भारत की तस्वीर देखकर गर्व करते हैं और भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान भी कम नहीं है। यूपी में अब न दंगे होते हैं, न कर्फ्यू लगता है। भगवान राम का भव्य मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो या ब्रिज की होली, हर जगह भक्तों का सैलाब है। योगी ने कहा उन्होंने उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ विरासत को संजोने पर भी ध्यान दिया है, इसीलिए यूपी देश के विकास का इंजन बन गया है। हम लोगों ने प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो रणनीति अपनाई, इसका परिणाम है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर जो पर कैपिटा इनकम है, इसको लगभग 3 गुना पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश ने अब आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही आज की जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, उसके एक नए हब के रूप में अपने आप को स्थापित करने में सफलता प्राप्त की है। आज भारत के अंदर एक्सप्रेस वे का 55% एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश के पास है। भारत का रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क उत्तर प्रदेश के पास है। भारत के अंदर सबसे ज्यादा सिटी में मेट्रो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवा उत्तर प्रदेश के पास है। और भारत के अंदर सबसे ज्यादा एयरपोर्ट भी आज उत्तर प्रदेश के पास है। और अभी अगले ही महीने प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश का नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर, ये जो भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होने जा रहा है। भारत के मोबाइल फोन के 55% मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है आज के दिन पे, और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% मैन्युफैक्चरिंग यूपी के अंदर हो रहा है। और महाकुंभ की सफलता के बाद आपने देखा होगा, गत वर्ष उत्तर प्रदेश में 156 करोड़ पर्यटक आए हैं। प्रयागराज में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा वृंदावन में और अन्य प्रमुख धामों में। अब वह दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में सब चंगा है। हर व्यक्ति अब यूपी के अंदर शांतपूर्ण तरीके से विकास में सहभागी बन रहा है। योगी आदित्यनाथ विदेश में हैं। इस मौके पर अखिलेश यादव ने एक नया शिगुफा छोड़ा। अखिलेश ने योगी की गैर मौजूदगी में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम्स केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक को ऑफर दे दिया। कहा कि वैसे तो ये ऑफर पुराना है, पर चूंकि योगी 1 हफ्ते के लिए देश से बाहर हैं, तो ये 2 डिप्टी सीएम्स के लिए अच्छा मौका है। वो 100 विधायकों का सपोर्ट जुटा लें तो समाजवादी पार्टी के समर्थन से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो वापस रिवाइव करते हैं ऑफर दोबारा। 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले ले हैं 100 विधायक। मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। 100 का ऑफर फिर हो गया। इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा। हाँ, 1 हफ्ते के लिए फिर ऑफर खत्म। योगी आदित्यनाथ की बात सही है कि अब लोग यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए आगे आने लगे हैं। अब इन्वेस्टर्स को यूपी में डर नहीं लगता। उत्तर प्रदेश की पहचान अब एक विकास की ओर अग्रसर राज्य की बनी है। योगी इसीलिए सिंगापुर और जापान गए हैं। जाहिर है ये सब अखिलेश को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हर बात में योगी का मजाक उड़ाने की कोशिश करते हैं।
कभी योगी की सरकार को गिराने की बात करते हैं, कभी उनके पीछे से किसी और को सीएम बनाने का ऑफर देते हैं, लेकिन ऐसी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता। अब बात जेएनयू की। जेएनयू में कल देर रात छात्रों के दो गुटों के बीच जमकर हिंसा हुई, खून खराबा हुआ। छात्रों को वॉशरूम और कमरों में बंद करके पीटा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और लेफ्ट विंग के सपोर्टर्स के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। हिंसा के लिए दोनों गुट एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। हंगामे की शुरुआत उस वक्त हुई जब लेफ्ट स्टूडेंट्स यूनियन के छात्र जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धुरीपुड़ी पंडित के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये लोग वाइस चांसलर के घर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें रोक दिया। ये प्रदर्शनकारी सेंट्रल लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गए। लाइब्रेरी के पास ही एबीवीपी के सपोर्टर्स के साथ एसएफआई और आइसा के सपोर्टर्स का झगड़ा हुआ। इस टकराव के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। लाइब्रेरी में मौजूद स्टूडेंट्स को पीटा गया। एबीवीपी के छात्र नेताओं ने इस हंगामे की वीडियो भी जारी किए और दावा किया कि जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट गोपिका भी मारपीट कर रहे छात्रों में शामिल थी। गला दबाने की या अटेम्प्ट टू मर्डर करने की कोशिश की गई है। उसके साथ में जो वो डफली बजाते हैं, उस डफली से सर में मारने की कोशिश की गई है कि ये तो भगवान का आशीर्वाद था या कहिए कि सब लोगों की दुआ थी, जिस वजह से मैं आज आपके सामने जिंदा खड़ा हूँ। वरना आप देख सकते हैं कि 500 से 600 मीटर वो मेरे को दौड़ाते हैं। 50 से 60 लोगों की भीड़ मेरी तरफ आती है, डंडे पत्थर से मेरे को मारने की कोशिश करती है, इवन गला दबाने की, और ऐसी ऐसी जगह टारगेट करके मारने की कोशिश करते हैं। पहला साक्ष्य ये है कि ये नकाबपोश लोग लगभग 400 की संख्या में घुसे और SSS, SIS और SL की बिल्डिंगों में इन्होंने तबाही मचाना शुरू किया, लोगों को पीटना शुरू किया। इसके अलावा ये जब बहुत सारे छात्र बचाने गए रीडिंग रूम्स में लोगों को, तो उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, उनको खदेड़ के। और इसका ये साक्ष्य है कि किस तरीके से छात्र पुलिस को बुला रहा है और ये खुद ही कह रहा है कि मार देंगे, सांस नहीं आ रही है। उसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड इन्होंने छिड़क दी थी। और इसके अलावा ये जो छात्र बाहर से बचा रहे थे लोगों को, उनके ऊपर इन्होंने हमला शुरू किया, इनके ऊपर पथराव शुरू किया, लोगों को मारा। जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन ने इस हिंसा पर सख्त रुख अपनाया। एक स्टेटमेंट जारी करके जेएनयू ने कहा कि हंगामा करने वाले छात्रों के खिलाफ यूनिवर्सिटी के रेगुलेशन के मुताबिक एक्शन किया जाएगा और इसके साथ साथ हिंसा करने वाले छात्रों के खिलाफ लीगल एक्शन भी होगा। लेकिन स्टूडेंट्स यूनियन की वाइस प्रेसिडेंट गोपिका ने कहा कि हिंसा एबीवीपी के सपोर्टर्स ने की और अब खुद को बचाने के लिए मैनिपुलेटेड वीडियो जारी कर रहे हैं। ईंट उठाकर, पत्थर उठाकर, ब्रिक्स उठाकर फेंकते हैं एबीवीपी के लोग। इस वीडियो को हमने पहले भी सर्कुलेट किया है, आगे भी हम सर्कुलेट करेंगे। और उसके बाद ये खुलेआम ये जो गुंडे हैं वायलेंस परिषद के, वो आते हैं, वो धमकी देते हैं। जो स्टूडेंट्स आते हैं मार्जिनलाइज सेक्शन से, जो स्टूडेंट्स आते हैं बहुत संघर्ष करके इस यूनिवर्सिटी में, उनको ये धमकी देते हैं कि तुम्हारे रूम में घुसकर हम तुम्हें मारेंगे। तो ये इस घटना के बाद इनके पास जो भी वीडियोस है, इन वीडियो में कोई भी ऑफिस बेरर्स ने कोई भी नकाब नहीं पहना है, कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी वायलेंस में इंडल्ज करते हुए आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारे जो इनके पास वीडियो है वो हाईली मैनिपुलेटेड वीडियो है। रोज रोज के झगड़ों से जेएनयू की प्रतिष्ठा को चोट पहुंची है। कभी यहां भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, कभी जेएनयू में बैठे लोग दंगों की साजिश करते हैं, कभी यहां मोदी तेरी कब्र खुदेगी की आवाज सुनाई देती है। अब लेफ्ट विंग के नेता वाइस चांसलर के पीछे पड़ गए हैं। अब जेएनयू पढ़ाई का सेंटर कम और सियासत का अड्डा ज्यादा बन गई है। यह यूनिवर्सिटी के लिए अच्छा नहीं है। आज मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर कांग्रेस की मुसीबत बढ़ा दी। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार से टक्कर लेना राहुल गांधी के बस की बात नहीं है, इसलिए ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का प्रेसिडेंट बनाया जाना चाहिए। मुझको लगता है कि ममता दी के बजाय इंडिया अलायंस का आई और एन और डी और आई सब निकल जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी ही इस गठबंधन की नेता है और साथ साथ और 2-4 लोग हैं जो कि इस पद को हासिल कर सकते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि बजाय राहुल गांधी इसी पद पर रहने की कोशिश करें, किसी और को जो छोटी पार्टियों का है, स्टालिन हो, ममता देवी हो
ममता दीदी हो, ये अखिलेश हो, तेजस्वी हो, और कोई संभाले तो उनके पास ज़्यादा टाइम रहेगा चलाने के लिए। मणिशंकर अय्यर के बयान पर कांग्रेस की तरफ से सिर्फ अधीर रंजन चौधरी बोले। अधीर रंजन ने कहा कि मणिशंकर अय्यर को अब पूछता कौन है। हो सकता है ममता बनर्जी ने उन्हें राज्यसभा में भेजने का लालच दिया हो, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हो सकता है ममता बनर्जी उनको राज्यसभा के मेंबर होने की कोई मतलब प्रलोभन दिखाए होंगे कि भाई राज्यसभा के मेंबर बना देंगे, आप मेरी पक्ष रखते हुए आप पैरवी करते रहो। नहीं तो बेकार आदमी की बेकार बातें पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई जवाब देने की मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। मणिशंकर अय्यर की बात पर कांग्रेस के ज्यादातर नेता खामोश रहे। सहयोगी दलों के नेता भी कुछ नहीं बोले। सिर्फ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने राहुल गांधी का बचाव किया। उमर ने कहा कि राहुल गांधी पूरी ताकत के साथ बीजेपी से लड़ते हैं, संसद में मोदी सरकार का डटकर मुकाबला करते हैं। सिर्फ चुनाव हारने की वजह से राहुल गांधी की मेहनत को खारिज करना सही नहीं होगा। राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं। हर चीज पे जो है वो बीजेपी को जो है वो और गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब इससे ज्यादा आपको राहुल गांधी से क्या चाहिए? अब ठीक है ना, अब कभी कभार इलेक्शन में जो है कांग्रेस की कामयाबी नहीं होती, लेकिन इंडिया ब्लॉक का काम है गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेना, बीजेपी को अपोज करना। उसमें राहुल गांधी ने कौन सी कमी रखी, मुझे कोई ये बताए। बात थी इंडिया ब्लॉक की लीडरशिप की। इस पर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। शिवसेना के नेता आनंद दुबे ने कहा कि इंडिया ब्लॉक है कहां जो उसके नेतृत्व की बात की जाए। देखिए, इंडिया ब्लॉक 2024 में बना था कि लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद 2026 आ गया। इंडिया ब्लॉक की न कोई मीटिंग हो रही है, न इनका कोई नियम है, न कानून है, न इनका कोई एजेंडा है, न इनका कोई कार्यक्रम है। तो मणिशंकर अय्यर हो चाहे कोई भी हो, हम भी हों, हम तो यही चाहेंगे कि इंडिया ब्लॉक की रेगुलर मीटिंग हो, इनका नेता कौन है बताया जाए। हर 2 साल में कम से कम इनका नेता बदला जाना चाहिए, क्योंकि बहुत प्यारा इंडिया गठबंधन जब बना था, इसमें अरविंद केजरीवाल जी, इसमें स्टैलिन, इसमें उद्धव ठाकरे साहब, इसमें हेमंत सोरेन जी, अखिलेश यादव जी, ममता दीदी बनर्जी जी, नीतीश कुमार जी। आप देखिए तो आज इसमें से आधे लोग गायब हैं। अरविंद केजरीवाल जी अलग दिशा में हैं, नीतीश कुमार तो एनडीए में जा चुके हैं, ममता दीदी कहती है हमें कांग्रेस पसंद नहीं है, हेमंत सोरेन बीच बीच में एक प्रकार से मनमुटाव होता है। तो ये क्या हो रहा है? ये तो इंडिया गठबंधन में राहुल गांधी जी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनको समझना चाहिए कि क्यों लोग नाराज हो रहे हैं, क्यों एक मंच पे नहीं आ रहे हैं। वहीं देखिए एनडीए में नरेंद्र मोदी जी जो कह देते हैं सब लोग मान जाते हैं। तो कम से कम यहाँ भी वो बात होनी चाहिए, यहाँ भी वही अनुशासन होना चाहिए। तो हमें लगता है कि इस पर ममता दीदी बनर्जी बहुत बड़ी नेता बन के उभर सकते हैं, और उद्धव ठाकरे साहब, ये दोनों ही बहुत बड़े नेता इस देश के हैं, जिनको अगर जिम्मेदारियां दी गई तो शायद इंडिया ब्लॉक और तेजी से आगे बढ़ सकता है। मणिशंकर अय्यर के बयान पर मोदी सरकार में मंत्री गिरिराज सिंह ने भी चुटकी ली। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के थिंक टैंक के अलावा कांग्रेस में भी बहुत कम नेता उन्हें अपना लीडर मानते हैं। ये तो वो लोग तय करें, यानी राहुल गांधी पर कांग्रेसियों को भरोसा नहीं, उनके सहयोगी आरजेडी को भरोसा नहीं, उनके सहयोगी समाजवादी को भरोसा नहीं, उनके सहयोगी कम्युनिस्टों को भरोसा नहीं, और उनके अंदर कांग्रेसियों को भी भरोसा नहीं। उनके थिंक टैंक को छोड़ करके किसी को भरोसा नहीं। जब मणिशंकर अय्यर नरेंद्र मोदी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें बोलते थे तो कांग्रेस के लोग तालियां बजाते थे, उनको हीरो बनाते थे। अब मणिशंकर अय्यर राहुल गांधी को नाकाम और कमजोर बताते हैं तो कांग्रेस को बुरा लगता है। और कांग्रेस पहले एक्शन ले लेती तो आज शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। सियासत तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के बयान पर भी हो रही है। रेवंत रेड्डी ने कहा था कि बीजेपी जानबूझकर गांधी नेहरू परिवार को बदनाम करती है, झूठे आरोप लगाती है। अगर गांधी नेहरू परिवार को पैसे की जरूरत होगी तो अकेले तेलंगाना के कार्यकर्ता उनके लिए 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर देंगे।
గాంధీ కుటుంబాన్ని అవమానించే విధంగా మాట్లాడిన గాంధీ కుటుంబాన్ని అవినీతి ఆరోపణలతో ఈరోజు బీజేపీ అవమానించాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంది. ఉండడానికి సొంత ఇల్లు లేని దేశం కోసం 3 తరాలు ప్రాణాలు ఇచ్చిన గాంధీ కుటుంబానికి డబ్బులు ఒక లెక్కనా? కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు నిజంగానే వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలనుకుంటే ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పోగేస్తే కూడా ఓ 10,000 కోట్ల రూపాయలు జమ అయితే గాంధీ కుటుంబానికి ఇవ్వడానికి. మనమందరం గాంధీ కుటుంబానికి ఒకవేళ ఆర్థిక అవసరాలు ఉన్నాయి అని అంటే తలా ఓ చెయ్యి వేస్తే తెలంగాణ నుంచి ఒక 1000 కోట్లు పోగేసి ఇవ్వగలిగిన శక్తి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలకు ఉన్నది. रेवंत रेड्डी ने जो कहा उसका मतलब हिंदी में मैं आपको बता देता हूं. रेवंत रेड्डी कह रहे थे कि गांधी नेहरू परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दी है. अगर गांधी परिवार को सच में पैसे की जरूरत होती है तो क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके लिए 10,000 करोड़ रुपए नहीं जुटा सकते? 1,000 करोड़ तो सिर्फ तेलंगाना के कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा कर देंगे. रेवंत रेड्डी के बयान को बीजेपी ने कांग्रेस की लूट का सबूत बताया. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कुछ दिन पहले रेवंत रेड्डी कह रहे थे कि उनकी सरकार के पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं है, लेकिन आज वो गांधी परिवार को 1,000 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हैं. यही बीजेपी और कांग्रेस के मॉडल का फर्क है. मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं, आपका मॉडल क्या है? क्या मॉडल आपने देश के सामने रखा है कर्नाटक का? क्या मॉडल आपने रखा है हिमाचल का? दिखाइए, परफॉर्म करिए. तेलंगाना का मॉडल यह है कि कांग्रेस का मतलब मुसलमान, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, ये आपका चीफ मिनिस्टर कहता है, और सारे सरकार के पैसे का मतलब गांधी खानदान. मतलब कांग्रेस का पार्टी का मतलब मुसलमान और सरकारी राजस्व का मतलब नेहरू खानदान. इसके बाद कांग्रेस का एक और स्वरूप नंगा हो गया है. नकाब चेहरे से पहले हट चुका था, कपड़ा बदन से हट चुका था एआई समिट में. अब जो बचा खुचा रहा था वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के इस बयान से हट गया है. नवजोत कौर सिद्धू जो कांग्रेस की नेता हैं पंजाब की, वो बोल चुकी हैं कि मुख्यमंत्री तो कांग्रेस में वो बनता जो 500 करोड़ रुपए दे सके. ये हम अपना नहीं कोट कर रहे हैं, ये उनके नेता का कोट कर रहे हैं. और मार्गरेट अल्वा जी ने अपनी किताब करेज एंड कमिटमेंट में लिखा था कि कांग्रेस में जब राज्यसभा की सीटें आती थीं और उन्हें 2008 के कर्नाटक के चुनाव का रेफरेंस देते हुए लिखा था, देवर फॉर द सेल. रेवंत रेड्डी ने गांधी परिवार के लिए 1,000 करोड़ रुपए जमा करने की बात सिंबॉलिकली कही थी, प्रतीक के तौर पर कही थी. इसका मतलब यह नहीं कि वो 1,000 करोड़ इकट्ठा करेंगे और गांधी परिवार को दे देंगे. लेकिन डिजिटल मीडिया में ऐसी बातों की बहुत चर्चा होती है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी कई बार महंगी पड़ जाती है. कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक दूसरे की ऐसी बातों को अच्छी तरह पकड़ते हैं और इन्हें इशू बनाते हैं. अब मैं आपको गुजरात की बात बताता हूं. इस वक्त गुजरात के राजकोट में देश की सबसे बड़ी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चल रही है. इस अभियान के तहत नदी के आसपास सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाए गए 1,492 मकानों पर बुलडोजर चल रहा है. नगर निगम के एक्शन आजी नदी के किनारे बने जंगलेश्वर और टीपी रोड इलाके में हो रहा है. हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने बताया कि नदी के किनारे करीब 2.5 किलोमीटर इलाके में बसी बस्ती को हटाया जा रहा है. वैसे तो इस इलाके में करीब 3,000 मकान हैं, लेकिन 1,500 मकान मालिकों को कोर्ट से स्टे मिल गया है. इसलिए इन घरों पर कोर्ट की कार्रवाई पूरी होने के बाद एक्शन होगा. डिमोलिशन के लिए नगर निगम ने पूरे इलाके को 7 जोन में बांटा. 1,200 से ज्यादा कर्मचारी और 2,500 से ज्यादा पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड की टीम्स को तैनात किया गया. इतने बड़े ऑपरेशन में 64 जेसीबी समेत 260 से ज्यादा हेवी मशीनरी लगी है. इलाके में लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, इसके लिए 25 ड्रोन से निगरानी की जा रही है. राजकोट के जंगलेश्वर इलाके में जो एनक्रोचमेंट है उसका एक्सटेंट कितना था, ये आपको यहाँ जो डिमोलिशन की तस्वीर है उसको देख के पता चलेगा. ये पूरा जो इलाका है यहाँ पे इस वक्त जो डिमोलिशन की कार्रवाई चल रही है. हम ये आजी नदी का जो पट है, रिवर बेड का जो एरिया है, वहाँ पहुँचे और पूरा का पूरा एरिया जो है ये एनक्रोच किया हुआ था. यहाँ आप देखिए जो डिमोलिशन हो रहा है, और इधर अगर आप देखें दूसरा भी
साइड पे आपको जो जेसीबी मशीन्स हैं वो चलते हुए दिखेंगे। और यहाँ आप देखिए ये सारे मकान जितने भी दिख रहे हैं, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मकान भी, ये सब के सब इलीगल हैं। ये करीब इनकी संख्या 1500 के आसपास बताई जा रही है। और ये जो पूरा टीपी रोड वाला जो सेक्शन है वो करीब 3 किलोमीटर के दायरे में उसको तोड़ा जाएगा। और यहाँ पूरा रिवर फ्रंट का जो ये एरिया है, यहाँ पे भी आप देखिए एक बड़े इलाके में ये फैला हुआ है एनक्रोचमेंट। राजकोट शहर में होने वाले जो क्राइम है उसमें बताया जाता है कि 50% से ज़्यादा क्राइम सिर्फ इस जंगलेश्वर इलाके में कमिट होते हैं राजकोट में। एक ज़माना ऐसा था जब यहाँ पुलिस भी एंटर नहीं कर पाती थी, लेकिन आज अगर आप यहाँ इस एरिया को देखेंगे तो आज ये पूरी तरह देखिए जो है ज़मीन दोस्त हो चुका है ये इलाका। राजकोट नगर निगम के कमिश्नर तुषार सुवेरा ने बताया कि कई दशकों से इतने बड़े इलाके में लोगों ने धीरे धीरे अवैध कब्जा किया। लोगों ने पक्के मकान बना लिए। इसके कारण नदी का बहाव क्षेत्र सिकुड़ गया। राजकोट में बाढ़ की समस्या आने लगी। हर साल लोगों को रेस्क्यू करना पड़ता था। संकरा इलाका होने के कारण जंगलेश्वर अपराध का गढ़ बन गया था। राजकोट में होने वाले 50% क्राइम करने वाले अपराधियों का कनेक्शन इसी इलाके से मिलता था। चूँकि बहुत ही घनी आबादी थी, छोटी छोटी सकरी गलियाँ थी, इसलिए इन इलाकों में रेड करने में पुलिस को भी परेशानी होती थी। कई बार पुलिस पर हमला किया गया। प्रशासन ने यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिशें कई बार की। लोगों को दूसरी जगह बसाने के लिए घर बनाकर दिए। 800 से ज़्यादा परिवारों ने दूसरी जगह मकान ले भी लिए, लेकिन इस जगह को खाली करने के बजाय सरकारी मकान दूसरों को किराए पर दे दिए और खुद इसी इलाके में डटे रहे। इसके बाद प्रशासन ने बुलडोजर चलाने का फैसला किया। जंगलेश्वर का हमें पहला के नेचुरल डिजास्टर के केस में हमें चिंता था। एकदम रिवर बेड में, आजी रिवर और हमारी खोखरदर जो मिलती है वहीं पे ये था। जब अगर कोई बड़ा फ्लैश फ्लड हो गया तो ये पूरे हाउसेस कुड हैव बीन अंडर वाटर एंड काफी। तो मुझे एक चीज लग रही कि एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर के एंगल से चेंज होगा। दूसरा होगा कि एकदम इनएक्सेसिबल था जो एरिया, उसके कारण 2-4 चीजें थी। एक तो इमरजेंसी ऑल्सो, रिस्पॉन्स ऑल्सो वाज अ प्रॉब्लम, और दूसरा क्राइम के लिए एक अच्छा सीन ये हो जाता था कि एक बार आप अंदर घुस गए, फाइंडिंग यू वाज लाइक फाइंडिंग अ टाइनी डॉट इन अ यूनिवर्स टाइप। तो उसके सामने आज हम एक्सेसिबल जंगलेश्वर बना रहे हैं कि जो पीछे से भी खुल गया है, नदी का पट भी खुल गया और रोड बीच में से बन रहा है। इसीलिए इस बार जो आप डिमोलिशन देख रहे हैं, इट इज अ कंप्लीट डिमोलिशन, कि हम वो नदी का जो खाली बेड है उसको हम सच में बेड में कन्वर्ट कर देंगे अब, ताकि अब नेक्स्ट मॉनसून में हमें दौड़ना ना पड़े फॉर सेविंग पीपल। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ने कहा है कि डिमोलिशन ड्राइव का सेकंड फेज भी जल्दी से लॉन्च होगा। हर्ष सांघवी ने कहा कि रिवर बेड पर कब्जा करके बनी ये बस्ती अपराधियों का अड्डा बन गई थी, इसलिए एक्शन तो जरूरी था। राजकोट के जंगलेश्वर क्षेत्र में पिछले कुछ समय में कहीं खून के आरोपी, खून की कोशिश के आरोपी, बलात्कार के आरोपी, ड्रग्स के आरोपी, कुल मिला के राजकोट के मोटा मोटी गुनाहों में जुड़े हुए लोगों का ये अड्डा बना था। और वो अड्डा को ध्वस्त करने की कामगिरी आज राजकोट प्रशासन द्वारा की गई है। राज्य के जो सामान्य नागरिक हैं उनके हित में ये जगह सुरक्षित रखी गई होती है। कोई स्कूल बनाने के लिए, हेल्थ के हॉस्पिटल्स बनाने के लिए सरकार के द्वारा विविध आयोजन के माध्यम से लोगों के हित में काम आए, उसके लिए प्रोजेक्ट के लिए ये सुरक्षित रखी गई जगह थी। और ये जगह को खाली कराने की कामगिरी आज सुबह से चालू है। कल शाम तक मोटा मोटी फर्स्ट फेज खत्म होगा और आने वाले दिनों में सेकंड फेज भी लीगल तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। जब लोग के घर टूटते हैं, बुलडोजर चलता है, तो पहली बात मन में ये आती है कि अब ये लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब गैर कानूनी तौर पर पक्के मकान बन रहे थे तो सरकारी अफसर कहाँ थे, किसी ने इन्हें बनने से रोका क्यों नहीं। राजकोट के केस में पहले सवाल का जवाब तो मिल गया कि लोगों के लिए ऑल्टरनेटिव मकान बनाए गए थे, लेकिन मकान लेकर भी वो वापस इसी जगह पर रहने के लिए आ गए, अपने मकान किराए पर दे दिए। लेकिन दूसरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला, इस इलीगल एनक्रोचमेंट के लिए जिम्मेदार है कौन। इस इलाके में आंगनबाड़ी खोलने की परमिशन किसने दी,
सरकारी जमीन पर बने मकानों को बिजली पानी के कनेक्शन देने वाले अफसर कौन थे? मुझे लगता है उन अफसरों की पहचान भी होनी चाहिए और उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। अब बात राजस्थान की। टोंक में बीजेपी के नेता ने ऐसी हरकत की जिसकी हर तरफ आलोचना हो रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया टोंक के निवाई इलाके में गरीबों को कंबल बांट रहे थे। बड़ी संख्या में महिलाएं वहां पहुंची थी। सबको एक एक करके कंबल दिया जा रहा था। इस दौरान सुखबीर सिंह जौनपुरिया की नजर एक मुस्लिम महिला पर पड़ी। उन्होंने उससे नाम पूछा। महिला ने अपना नाम सकुरान खान बताया तो जौनपुरिया ने कंबल वापस छीन लिया। इतना ही नहीं, इसके बाद सुखबीर सिंह ने कहा कि मुस्लिम कंबल लेने ना आए। ये बात किसी को बुरी लगे या अच्छी, लेकिन जो लोग मोदी को गाली देते हैं उन्हें कंबल लेने का हक नहीं है। एकदम सारे मेरे ना मत जो देखो बात सुनो, जो आप लोग बैठे ना, मैंने बताया जो मोदी गाड़ी रहने वाला उसको लड़ने का हक ही नहीं है। जाना सीएम ने कहा गांव में बुरा लगा, किसी बुरा लगा, सीधी बात है। आप भी आओ, इधर आ जाओ, कमर छोड़ दीजिए, कमर छोड़ दीजिए। आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, आप उधर नहीं भाई, बुरा मानो भला मानो। सुखबीर सिंह की इस हरकत को कांग्रेस ने सियासी मुद्दा बना दिया। कांग्रेस के नेता मुस्लिम महिलाओं के घर कंबल लेकर पहुंच गए। सचिन पायलट ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी की संवेदना में करुणा की जगह नफरत है। राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि बीजेपी नेता अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए देश में नफरत का केरोसिन छिड़क रहे हैं। उन्हें गरीबों की मदद की नौटंकी बंद कर देनी चाहिए। कंबल बांटने के लिए किसने ऑफर दिया था उनको? हमने कहा था क्या? या उन जो लोग गरीब आए थे उन्होंने थोड़ी कहा था कि आप कंबल बांटिए तभी हमारी सर्दी रुकेगी? वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो चोरी से धन कमाया, चोरी से जो संपदा अर्जित की, उसमें से गरीब को मदद करने का जो नाटक कर रहे थे वो नाटक एक्सपोज हो गया है। हमारे नेता राहुल गांधी जी जैसे कह रहे हैं कि ये बीजेपी के नेता इस देश में केरोसिन छिड़क रहे हैं, आग लगाना चाहते हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। वो बात आज जौनपुरिया जी ने टोंक में प्रमाणित कर दी कि भाड़ में जाए जनसेवा, हमें जनसेवा से कोई लेना देना नहीं है। हम तो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम के नाम से आग लगाएंगे इस देश में और हमारी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। सुखबीर सिंह ने मुस्लिम महिला के हाथ से कंबल वापस लेकर पाप किया है, शर्मनाक काम किया है। ये शर्म की बात है कि बीजेपी के नेता ने यह काम नरेंद्र मोदी का नाम लेकर किया। क्या उन्हें यह नहीं पता कि मोदी ने ही सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है? दान देते समय, लोगों की मदद करते समय, गरीब को हेल्प करते समय मजहब देखने वालों की सभ्य समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अमित शाह ने आज टैक्सी ड्राइवर्स को समझाया कि भारत टैक्सी ऐप उनके लिए कितना फायदेमंद है। सहकारिता की ताकत कैसे विदेशी टैक्सी बुकिंग ऐप के एकाधिकार को खत्म कर सकती है। अमित शाह ने आज दिल्ली में भारत टैक्सी ऐप का इस्तेमाल कर रहे ड्राइवर से मुलाकात की। उन्होंने अमूल डेयरी का एग्जाम्पल दिया। कहा जिस तरह महिलाओं ने अमूल डेयरी से जुड़कर हजारों करोड़ की इंडस्ट्री खड़ी की और अब हर महिला को इस मुनाफे में शेयर मिलता है, वैसा ही भारत टैक्सी ऐप से जुड़े ड्राइवर्स को भी मुनाफे में हिस्सेदारी मिलेगी। किसी तरह का कोई कमीशन नहीं कटेगा, आसानी से लोन मिलेगा, किराए पर गाड़ी चलाने वाले खुद टैक्सी मालिक बन सकेंगे। अमित शाह ने कहा कि ड्राइवर्स को सिर्फ 3 साल तक धैर्य रखना होगा, चौथे साल से उन्हें चमत्कार दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कंसेप्ट है वो ये है कि जो श्रम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, उसी को मुनाफा मिले, किसी सेठ को न मिले। सिर्फ 500 रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। 3 साल के बाद क्या होगा? भारत टैक्सी 1 रुपया कमाएगी। मानो भारत टैक्सी 25 करोड़ रुपया कमाई, तो 25 करोड़ में से 20%, 5 करोड़ रुपया ये भारत टैक्सी के अकाउंट में आप लोगों की पूंजी के नाते जमा हो जाएगा और 80% पैसा किसने कितना किलोमीटर टैक्सी चलाई इसके हिसाब से वापिस आपके अकाउंट में डाल दिया। मेरी बात गले उतर रही है ना भैया? तो अभी तो आपको जो निश्चित किराया मिलना ही मिलना है, मगर आप तो मालिक हो भाई।
तो मुनाफे में भी आपका हिस्सा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो ये हिस्सा आने वाला, मगर पहले 3 साल तक थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। भारत टैक्सी का आइडिया अच्छा है, टैक्सी ड्राइवर्स के लिए ये फायदे का सौदा है, लेकिन इसकी सफलता इस पर डिपेंड करेगी कि ड्राइवर कितने एफिशिएंट हैं और कस्टमर के साथ उनका व्यवहार कैसा है। इसीलिए भारत टैक्सी चलाने वाले ड्राइवर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इनके लिए कुशलता और व्यवहार की गाइडलाइंस तय होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर से एक अच्छी खबर आई है। किश्तवाड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने जैश ए मोहम्मद के कमांडर सैफुल्लाह समेत 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। इस एनकाउंटर के बाद 7 दहशतगर्दों वाले जैश के इजराइल ग्रुप का सफाया हो गया। खास बात यह कि जैश ए मोहम्मद के इजराइल ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने के लिए सेना, पुलिस और सीआरपीएफ ने 326 दिन तक लंबा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था ऑपरेशन तराशी। सेना ने बताया कि 2 साल पहले पाकिस्तान से 7 आतंकी भारत में दाखिल हुए थे। पिछले 1.5 साल से ये टेररिस्ट ग्रुप किश्तवाड़ एरिया में एक्टिव था। पिछले 1.5 साल के अंदर इन आतंकियों से 17 बार एनकाउंटर हुए, लेकिन ये आतंकी किसी न किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब हो जाते थे। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज ने हार नहीं मानी। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियों में ऑपरेशन जारी रखा। बर्फबारी, लैंडस्लाइड के बावजूद इनकी तलाश जारी रही। अलग अलग ऑपरेशंस में 4 आतंकियों को मारा गया। कल सिक्योरिटी फोर्सेज को बाकी बचे 3 आतंकियों की लोकेशन मिली। आतंकी एक ठोक यानी कच्चे मकान में छुप गए थे। इसके बाद चतुरू एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते आतंकियों ने फायरिंग शुरू की और इसके बाद सेना ने उस कच्चे मकान को उड़ा दिया। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से सेना ने AK-47 राइफल और भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। इस ऑपरेशन के दौरान डॉग स्क्वाड के मेंबर टायसन का रोल इंपॉर्टेंट रहा। टायसन ने ही आतंकियों की सटीक लोकेशन तक सेना को पहुंचाया। आतंकी की फायरिंग के दौरान टायसन के पैर में गोली लग गई, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। Recently concluded operation of Tarashi is the perfect example of perseverance, clarity of thought, proper planning, the vision which we had, and most importantly, relentless efforts of the months. All were employed in a joint and integrated manner, from a dog to a drone. Particular operation, though it started on 14th of January, and our first contact was established on the 18th. And after that, we established multiple contacts on 18th, then on 22nd, then on 25th, then on the 31st, then on the 4th, and then on the 8th. But our aim was not achieved. But together, we did not lose heart. वो हिंदी में कहते हैं ना कि जब इरादे मजबूत होते हैं तो मुश्किलें भी जो हैं वो सिर झुका देती हैं, और मुश्किलों ने सिर झुकाया। जम्मू जोन के आईजी भीमसेन ने कहा कि इजराइल ग्रुप के सफाई के लिए पूरी प्लानिंग के साथ काम हुआ। डॉग से लेकर ड्रोन तक सभी का इस्तेमाल हुआ। सेना, सीआरपीएफ और पुलिस ने मिलकर काम किया, इसलिए दहशतगर्दों के इस गैंग को खत्म करने में कामयाबी मिली। ये जो ग्रुप है इसे इजराइल ग्रुप के रूप में जाना जाता था, और ये काफ़ी एक हार्डकोर टेररिस्ट का ग्रुप था जिसने सिक्योरिटी फोर्सेस को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, सिविलियंस को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पिछले 1.5 साल में काफ़ी मेहनत की गई इस ग्रुप को न्यूट्रलाइज करने में, और कल एक प्रिसाइज इनपुट के बेसिस पर इस ग्रुप के जो फाइनल 3 मेंबर्स थे, इंक्लूडिंग देयर कमांडर सैफुल्लाह, वाज न्यूट्रलाइज्ड इन छात्रू एरिया ऑफ किश्तवाड़। टोटल 17 दफ़ा इस ग्रुप को हम लोगों ने इंगेज किया। शुरू में ये ग्रुप 7 का था, उसके बाद पिछले साल अप्रैल के महीने में इसमें से 3 टेररिस्ट मारे गए, 4 बचे, और इन 4 के ग्रुप को लगातार पिछले 6-7 महीनों में हम लगातार इंगेज करते रहे, और जनवरी में 4 दफ़ा और फरवरी में फिर 2-3 दफ़ा इसको इंगेज किया गया, और जिसका जो कल्मिनेशन है वो कल हुआ। जैश के जिस इजराइल ग्रुप का खात्मा किया गया है वो सुरक्षा बलों पर घात लाकर हमले करता था। इस ग्रुप के मेंबर्स को जंगली इलाकों में सर्वाइवल की ट्रेनिंग मिली थी। ये लोग पहाड़ी इलाके में जंगलों के बीच जाकर छुपते थे। टफ टेरेन था, टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे था,
इसलिए इन दहशतगर्दों को खोजने में और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में इतना वक्त लगा। सेना ने ठीक कहा, अगर हिम्मत हो, धैर्य हो और अपने आप पर यकीन हो तो हालात भी घुटने टेक देते हैं और जीत निश्चित होती है। अफगानिस्तान से एक शर्मनाक खबर आई है। अफगानिस्तान में अब घर की महिलाओं की पिटाई करने वाले मर्दों के खिलाफ कोई केस नहीं चलेगा, कोई सजा नहीं मिलेगी। तालिबान सरकार ने जो नया पीनल कोड बनाया है उसके मुताबिक अगर शौहर अपनी बीवी को मारता पीटता है और पिटाई से कोई घाव नहीं होता या बीवी की कोई हड्डी नहीं टूटती तो शौहर को कोई सजा नहीं होगी। इस नए तालिबानी कोड के मुताबिक अगर हस्बैंड की पिटाई से उसकी बीवी जख्मी हो जाती है तो भी काजी के सामने बीवी को जख्मी होने का प्रूफ देना पड़ेगा और जुर्म साबित होने पर ही हस्बैंड को सिर्फ 15 दिन की कैद की सजा होगी। नए तालिबानी कानून के मुताबिक अगर कोई महिला अपने हस्बैंड की परमिशन के बगैर बार बार मायके जाती है और बुलाने पर वापस नहीं आती तो उसको 3 महीने कैद की सजा हो सकती है। महिला के मायके में रहने वालों को भी सजा हो सकती है, कैद मिल सकती है। अगस्त 2021 में दोबारा अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के बाद से तालिबान ने महिलाओं के खिलाफ 157 फरमान जारी किए हैं। लड़कियों की पढ़ाई, नौकरी और कहीं आने जाने पर तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं। ब्यूटी पार्लर जैसे कारोबार शुरू करने पर बैन लगा दिया गया है और महिलाओं को पूरी तरह से मर्दों का गुलाम बना दिया गया है। तालिबान ने महिलाओं के लिए जो कोड बनाया है इसके शब्द ऐसे हैं कि बताने वाले की रूह कांप जाए। जो महिलाएं इस बेइंतहा जुल्म की शिकार होंगी उनके दर्द की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। तालिबान का कोड एक पाप से कम नहीं है, इंसानियत का कत्ल है और पूरी दुनिया को मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। आखिर में एक नजर कल की बड़ी खबरों पर। नए प्रधानमंत्री कार्यालय सेवातीत में कल पहली कैबिनेट मीटिंग होगी। भारत अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ कल भोपाल में राहुल गांधी किसानों की महापंचायत करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस में कल प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच होगी। ट्रंप 1 साल के कार्यकाल का ब्यौरा देंगे। योगी के दौरे के दौरान कल सिंगापुर में इन्वेस्ट यूपी मेगा रोड शो का आयोजन होगा। आज की बात में इतना ही।